हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। नहीं नहीं नहीं, एंजल नहीं बोला है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आइए शुरू करें। Angle between two lines. If m1 and m2 are the slope of two lines, then the acute angle between the two lines is given by this formula. Tan theta is equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. अगर एंगल की बात करूं तो मैं tan को इस साइड ट्रांसफर करूंगा, देन इट विल बिकम tan इनवर्स। इनवर्स का एक रफ आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया था ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में, बट properly we will be dealing with inverse trigonometric function in 12th. तो तब तक के लिए ऑन होल्ड। बाकी आप लोग इसका मीनिंग समझ सकते हो एंड दैट्स कम्स वेरी नेचुरली कि tan और tan इनवर्स ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है ना, नाम से भी समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे सिंपल टर्म्स में अगर मैं ये लिखूं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी π/4। इसमें बहुत सारी चीजें और भी है इनवर्स फंक्शन में। इट्स अ प्रॉपर टॉपिक, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट इनवर्स फंक्शन, बट वो सब हम 12th में ही पढ़ पाएंगे जब फंक्शंस पढ़ लेंगे, उसमें टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ लेंगे। आई कैन नॉट बी टीचिंग यू राइट नाउ। बेसिक लेवल पर ये मैंने इतना सब बता दिया है, तो यहां से हमने ये एंगल लिख लिया है। अब ये फॉर्मूला आता कहां से है वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। तो जैसे भाई अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दो लाइंस मैंने बना दी। ये पहली वाली लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो θ2 है, तो लेट्स कॉल द स्लोप m2। और ये जो दूसरी लाइन है इसका इंक्लिनेशन θ1 है, लेट्स से द स्लोप इज m1। और हमें क्या फाइंड करना है, ये बीच का एंगल विच इज θ1 माइनस θ2। तो tan थीटा मतलब tan θ1 माइनस θ2, तो tan a मतलब tan θ1 ये कितना है m1, और ये हो गया tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये यहां से ये इजीली आ गया। देखो यहां पर जो मैंने फोटो बनाया है वहां पर मैंने m1 को m2 के एंटी क्लॉकवाइज रखा है, सो आई नो द थिंग्स बिटवीन देम। बट क्या होता है ना कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों के बीच में एक एंगल अगर एक्यूट है, जैसे ये वाला फोटो में दिख रहा है कि एक्यूट है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगा लेते हैं टू बी श्योर कि हमें जो है उन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल ही मिले। वैसे भी इट्स ऑब्वियस कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 150 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो व्हाई टू टॉक अबाउट ऑब्ट्यूज व्हेन राइटिंग एक्यूट एंगल इज सिंपल, इसलिए वी टॉक ओनली अबाउट एक्यूट एंगल। क्लियर विद दिस कि ये मॉड क्यों आया। मॉड से हमें जो वैल्यू है ये हमेशा नॉन नेगेटिव मिलेगी, मतलब जो एंगल मिलेगा वो हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा दो लाइंस के बीच में। तो फिर सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका, 3 और -1/3। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप करिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। भाई एंगल कितना दे रखा है दो लाइंस के बीच में, π/4, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, ये तो हमको बचपन से पता है, इज इक्वल टू एक स्लोप दे रखा है 1/2, जो दूसरी लाइन का स्लोप हमको फाइंड करना है। लेट्स से कि उसका स्लोप हमने मान लिया m, तो फॉर्मूला लगाया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब किसको m1 बोल रहे हो किसको m2 बोल रहे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉड्यूलस है। नाउ इफ आई रिमूव द मॉड्यूलस 2m minus 1 after taking the LCM, this will be equal to
प्लस माइनस वन, प्लस साइन लोगे तो m की वैल्यू 3 मिल जाएगी, माइनस साइन लोगे तो m की वैल्यू -1/3 मिल जाएगी। क्वाइट सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? y इक्वल टू x/√3 प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4√3। जिन लोगों का ये आंसर नहीं आया है, आई विल एक्सप्लेन कि तुमने क्या मिस्टेक करी है। स्लोप बताते वक्त मैंने बोला था कि यॉर्कर डालूंगा, बोल्ड मत होना। चलिए भाई समझते हैं कि क्या हो रहा है सिचुएशन। एक लाइन है जो कि हमको फाइंड करनी है, विच इज पासिंग फ्रॉम 4√3, 5 एंड दैट लाइन इज मेकिंग 60 डिग्री विद दिस लाइन। अब इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है? -1/√3। हमें पता है कैसे निकालना है। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हमने मान लिया m, तो एंगल 60 डिग्री मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू m माइनस m1, तो ये हो जाएगा -1/√3 अपॉन में 1 प्लस m इंटू -1/√3। तो यहाँ से मॉड्यूलस को हटाता हूँ, एलसीएम फेलसीएम लेता हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन विल लुक लाइक √3m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। यहाँ तक चीजें एकदम सिंपल। अब अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो आई एम गेटिंग √3m प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस √3m। यहां से m की वैल्यू आ गई 1/√3। स्लोप मिल गया, लाइन की इक्वेशन इजीली मिल जाएगी क्योंकि पॉइंट हमको ऑलरेडी दे रखा है। दैट्स नॉट अ बिग डील। आगे जो सेकंड पार्ट है वो यहां पर ट्रिकी हो जाता है। जब मैं यहां पर ये -√3 के साथ लेता हूं तब हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो देखिए भाई क्या हो रहा है। √3m प्लस 1 इज इक्वल टू -3 प्लस √3m। अब अगर मैं इन दोनों को कैंसल आउट कर देता हूं तब तो 1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं इधर m को कैंसल आउट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, लेकिन ये तो एडिशन में है। यूजुअली हमने मल्टीप्लिकेशन में ऐसा देखा है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चीजों को कैंसल आउट करते हैं तो हमें ये बात इंश्योर करनी पड़ती है कि जिस चीज को हम कैंसल आउट कर रहे हैं वो 0 के इक्वल नहीं हो। उसी तरीके से एडिशन में कैंसल आउट करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज डिफाइंड एंड इज फाइनाइट। बाकी सारी चीजें तो ऐसी होती है कि अगर वो नॉट डिफाइंड है तब तो उनका कोई फिजिकल सेंस नहीं बनता है, एक्सेप्ट फॉर स्लोप। ये मैंने बताया था कि स्लोप एक अकेली ऐसी क्वांटिटी है जो कि नॉट डिफाइंड होने के बाद भी उसका कुछ मीनिंगफुल सेंस है। मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, मैं नॉट डिफाइंड के बारे में बात तो नहीं करूंगा, मैं इन्फिनिटी के बारे में, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। जैसे भाई इन्फिनिटी प्लस 5 विल बी सेम एज इन्फिनिटी -10। मुकेश अंबानी जी को 5 रुपए में दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? या मुकेश अंबानी जी के 10 रुपए गिर जाएं तो भी कोई फर्क पड़ेगा? इन्फिनिटी इज तो मच मच लार्जर क्वांटिटी। मुकेश अंबानी जी के पास तो फिर भी फाइनाइट पैसा है। लेकिन इसका मतलब ये था ना कि आप इन्फिनिटी को हटा के 5 इक्वल टू -10 लिख दो। मेरे तो 10 रुपए गुम हो जाएंगे तो मुझे तो बुरा लगता है भाई, मैं तो गरीब हूं, मैं गरीब हूं। तो जब आप यहां पर ये कैंसल आउट कर रहे हो और ऐसी एक वियर्ड सा एक्सप्रेशन आ जा रहा है, so there is a possibility that imply कि m is not defined। तो m not defined का मतलब हो गया लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x is कांस्टेंट।
और ये जो है लाइन ये पास कर रही है 4√3, 5 से, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी ये। पहला वाला पार्ट तो बड़ा इजीली आ जाएगा, सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। हाँ, अब जिन स्पेशल केसेस के बारे में हमने बात नहीं करी थी पहले इन फॉर्मूलेज में, वो समझते हैं। तो अगर दो लाइंस का स्लोप सेम हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि लाइन पैरेलल होगी। यहाँ फॉर्मूले से भी दिख जाएगा कि अगर ये दोनों सेम हो गए तो tan थीटा इक्वल टू 0, मतलब उन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। यहाँ पर जिन स्लोप्स की हम बात कर रहे हैं उनमें हम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तब तो प्रोडक्ट -1 बोलना भी सेंसलेस बात है, बट वो हम ऑब्जर्वेशन से समझ जाते हैं। रेस्ट फॉर एवरी अदर थिंग, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूले से इजीली दिख जाएगा कि m1 m2 अगर -1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो गया, मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। भावना समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है बट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्या है कि ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, अब इसका स्लोप कितना है हमको दिख रहा है -a/b है, तो इसके पैरेलल अगर मुझे कोई लाइन लिखनी है तो उसका स्लोप भी मुझे -a/b रखना पड़ेगा। ये हो गई, इस टाइप से लाइन आ जाएगी। ये लैम्डा हमको फाइंड करना पड़ेगा जो एडेड इन्फॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में, क्योंकि स्लोप की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से मिल गई। उसी तरीके से अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो भाई इसका स्लोप है -a/b, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? b/a। तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप से कर करके रीअरेंज करेंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी। इसका स्लोप देख लो, क्लियरली दिख रहा है b/a है। ये म्यू अगेन एक कांस्टेंट जो कि हमको फाइंड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए फिर इस पर बेस्ड सिंपल सा ये एग्जांपल, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 2x माइनस 5y -41 इक्वल टू 0। कैसे आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए। कोई लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, सो दैट लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म 2x माइनस 5y प्लस लैम्डा म्याऊ सी, जो तुम्हारा मन करे वो लिख लो। अब ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 6 प्लस 35 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -41 आ गई, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया बहुत ही इजीली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है? 5x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों ने यहाँ पर +12 की जगह 4 लिखा है, ध्यान से देखना भाई कि तुमने क्या मिस्टेक कर दी है गलती से। चलिए, तो अगर लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो उसकी जनरल इक्वेशन विल बी 5x माइनस 3y प्लस लैम्डा म्यू सी, जो लिखने का मन करे वो लिख लो। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है? 4 है। अगर मैं इसका y इंटरसेप्ट निकालूं, either you write it in the form of y equal to mx plus c, और यू कैन डू दैट कि x को मैंने 0 कर दिया, y इंटरसेप्ट इजीली दिख जाएगा, जो आपका मन करे। तो मैं तो x को 0 करूंगा तो y इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है मुझे? म्याऊ/3, एंड दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से म्याऊ की वैल्यू आ गई 12, आंसर आ जाएगा ये। क्लियर विद दिस? सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सेम वर्टाइसेस मैंने आप लोगों को दिए थे, तब हमने सिर्फ इन सेंटर और सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए बोला था कि सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बाद में बताऊंगा वंस वी आर डन विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सॉल्व करिए इसको, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? सरकम सेंटर आ रहा है 25/4, 6। ऑर्थो सेंटर आ रहा है 7/2, 6। मैं इसको ऑफिशियली कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डेटा सिंपल है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व थिंग्स इन जनरल, so I won't be taking the benefit of this triangle to be an isosceles triangle. अब देखो सर्कम सेंटर क्या होता है
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 8,6। अब ये जो बेस है इसका स्लोप कितना आ रहा है नॉट डिफाइंड, मतलब दिस इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम 8,6, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 6। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना वो सामने वाले वर्टेक्स से पास होगा, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो हमने वैसे भी उस चीज को यूज किया भी नहीं है। अब मुझे एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, आइदर आई गो विद दिस और दिस, वॉट एवर यू चूज टू। तो अपन पहले इसकी निकाल लेते हैं, ये जगह अच्छी लिखने के लिए। तो इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है 4,3, और इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है -3/4। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना उसका स्लोप कितना आ जाएगा 4/3, एंड दैट लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम 4,3। तो उस लाइन की भी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब सरकम सेंटर निकालने के लिए मुझे इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 6 तो ऑलरेडी मिल गया, y इक्वल टू 6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/4। ये आंसर हमारा आ गया। ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि हमने सरकम सेंटर ऑलरेडी निकाल रखा है, द फास्टर वे वुड बी यूजिंग ONGC। याद है क्या है, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। और सेंट्रोइड तो बहुत ही इजीली दिख रहा है 16/3,6 है। तो वहां से सेक्शन फॉर्मूले से ऑर्थो सेंटर को जरा हम फटफट निकाल लेते हैं। तो 16/3 किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 25/4 दैट इज 25/2 प्लस 1 इंटू a डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 7/2। सिमिलरली b विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6। ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूले से। मान लो क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्थो सेंटर पूछा होता तब तो हम सरकम सेंटर निकालते नहीं और फालतू में सेक्शन फॉर्मूला क्यों ही लगाएं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अब ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो तो ऑपोजिट वर्टेक्स से बाय डिफॉल्ट पास हो ही रहा है, तो हमारे पास एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 6। दिस इज ओनली बिकॉज दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अगर नहीं होता तो हमें ये भी फाइंड करना पड़ता। अच्छा, ये जो लाइन है इसका स्लोप -3/4 और इसके परपेंडिकुलर का स्लोप 4/3 हो जाता है, और ये आप पास कर रहा है 8,12 से। तो दूसरे वाले ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई 4x - 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से y तो 6 के इक्वल ही आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 7/2, जो कि हमें सेक्शन फॉर्मूला से भी मिला था। दोनों मेथड से समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका 10 इनवर्स 2/9। आई एम श्योर ये तो सबका आ गया होगा। 10 इनवर्स 7/11 ये भी सबका आ गया होगा। 3π/4 यहाँ पे मामला लगता है गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा π/4। वेरी कॉमन मिस्टेक। आई विल टेल यू व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए भाई, ऐसा है कि जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस लिखते हैं तो जैसे ये पिंक वाली लाइन और ऑरेंज वाली लाइन है,
ये जो इंटरसेक्ट हो रही है तो ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल ऑब्ट्यूस है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मान के चलो कि ये मैंने ऑब्ट्यूस बनाया है। अब अगर मुझसे सिर्फ ये पिंक वाली लाइन और ये ऑरेंज वाली लाइन के बीच में एंगल पूछा गया होता तब तो मैं मॉड यूज करता और ये वाला एंगल बता देता। लेट्स से मान लो कि इसकी वैल्यू, चलो इधर ही रेफरेंस ले लेते हैं, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, देन यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी कि यार ये ट्रायंगल का एंगल 45 डिग्री है, देन यू विल हैव टू टेल मी 135 डिग्री। तो अब यहाँ पर पहले प्रॉब्लम समझो, सॉल्यूशन तो अपन निकाल लेंगे बाद में, दैट्स नॉट अ बिग डील, पहले प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मॉड्यूलस लगा लेते हो तो आपको सबकी सब वैल्यूज पॉजिटिव मिल जाएगी, बट हमको नहीं पता कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है। आप तो मान के चल रहे हो कि एक्यूट है। अच्छा, कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हम सब वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर उनको चेक करके देख लेंगे कि क्या उनका सम 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे चलो तुमने 3π/4 की जगह π/4 निकाला है, करके देख लो चेक। डू यू नो हाउ टू डील विद इनवर्स? क्या करंटली चेक कर पाओगे कि क्या उसका सम जो है एंगल्स का वो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एंगल भी देखो ना कैसे गंदे गंदे से। ऑब्वियसली वी हैव मेथड, मैं आप लोगों को बताऊंगा 12th में कि हम चेक कर सकते हैं कि इनका जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री नहीं आएगा अगर मैं ये 3π/4 की जगह π/4 लिखता। बट अगेन वो लेंदी है और वो ऐसा क्यों करूं? और चलो मान लो कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे π/4 लिख लिया और फिर चेक कर लिया कि तुमको पता चल गया कि भाई सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे? अब तुमको ये समझ में आ गया कि इनमें से कहीं ना कोई ऑब्ट्यूस है। कौन सा ऑब्ट्यूस है? क्या क्या कॉम्बिनेशन लेते बैठोगे भाई? यू आर गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग देयर कि मैं जो तुमको बताना चाह रहा हूँ कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल में पंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमको स्पेसिफिकली वो एंगल को आंसर करना है, वेदर इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूस। जबकि एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले में हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल। भावनाएं समझ रहे हैं आप लेखक की? तो मैं बताता हूं इसको कैसे हैंडल करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इन लाइंस को पहले प्लॉट कर लूं, मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में, ये ऑफिशियल तरीका है, मैं इससे कंक्लूड करूंगा कि वो ट्रिक आई भी कैसे। चलो तो यहाँ पर ये, हाँ मैं समझ गया कि तुम लोग भी समझ गए हो कि मैंने डेस्मोस को यूज करके बनाया है फोटो, ठीक है। चलिए गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो रेड कलर की लाइन है इसका स्लोप कितना है? 4। ये ब्लू कलर की लाइन है जो इसका स्लोप कितना है? 1/2। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसका स्लोप कितना है? -3। अब मुझे इंटरनल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर फोटो में तो क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल ऑब्ट्यूस है, बट हर वक्त अपन इतना पर्टिकुलरली स्केल से बनाकर एंगल तो नहीं मेजर करते बैठेंगे और देखेंगे तो नहीं कि हाँ भाई ये ऑब्ट्यूस है तो इसको यार मॉड के बिना लेना है, माइनस के साथ ले लेना है। और अगर मान लो कि एंगल बहुत ही क्लोज है 95 डिग्री के आसपास, तब क्या करोगे? तब तो जो फोटो है उसको देखकर तुम नहीं बता सकते हो कि वेदर इट इज 85 डिग्री और 95 डिग्री, है ना। वो सब फालतू काम नहीं करेंगे हम, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन्वेंट करेंगे। मतलब हम नहीं, किसी ने तो कर रखा है, हम बस खाली इसको यूज करेंगे। देखिए जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तब मैंने मॉड्यूलस नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन से ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज है। वही लॉजिक हम यहाँ पर यूज करेंगे। बस एंटी क्लॉकवाइज को फिगर आउट कैसे करना है, ये समझिए कि ये यहाँ पे ये दोनों रॉड जो है हिंज्ड है। अब इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। अब ये ब्लू वाली लाइन रोटेट होकर एंटी क्लॉकवाइज ये रेड तक जाएगी, ये इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होगी। तो यहाँ पर ये दिख गया कि रेड वाली लाइन जो है वो ब्लू वाली लाइन से ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज है। उसी तरीके से यहाँ पर एक और हिंज्ड मान लो। तो अब कौन ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज है? ग्रीन ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज है कंपेयर टू रेड। ये देखो रोटेशन की डायरेक्शन समझ रहे हो तुम? इस पॉइंट के अबाउट सोचनिए। उसी तरीके से यहाँ पर ब्लू इज मोर एंटी क्लॉकवाइज कंपेयर टू ग्रीन। तो अब जो ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज है उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला लगा दो विदाउट मॉड्यूलस। तो यहां पर जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो दिस विल बी 4 - 1/2
अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 1/2, ये 1 हो गया. आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द वैल्यू. इसमें -3 -4 अपॉन 1 प्लस -3 इंटू 4, और इसमें ये ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज है, सो दिस विल बी 1/2 माइनस ऑफ -3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/2. ये फोटो बनाने के बाद हमको समझ में आ जाएगा दिस इज मोर एंटी क्लॉकवाइज देन दिस इज मोर एंटी क्लॉकवाइज देन दिस. अदरवाइज तो तुम वैल्यूज के हिसाब से जाओगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार नेगेटिव वाला ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जबकि ऐसा नहीं है ना. यहाँ पर देखो 1/2 इज मोर एंटी क्लॉकवाइज देन -3. अब हर बार ऐसा ये फोटो बनाकर और ये ऑब्जर्व करके कि कौन सी लाइन ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज है इज अ लेंथी प्रोसेस. सो वी हैव अ ट्रिक हियर. व्हाट इज द ट्रिक? दैट वी हैव टू अरेंज ऑल द 3 स्लोप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर साइक्लिक ऑर्डर में फॉर्मूला लगाओ बिना मॉड्यूलस के. m1 माइनस m2 वाला, m2 माइनस m3, m3 माइनस m1, ये हमने बिना मॉड्यूलस के लगाना है. ये चीज मैं करके दिखाता हूं अभी प्रीवियस वाले एग्जांपल में. तो अभी जो हमारे पास स्लोप आए थे वो क्या क्या आए थे? 4, फिर एक था 1/2, और फिर ये ग्रेटर देन -3. तो इस हिसाब से ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1/2 न्यूमरेटर में, 4 माइनस 1/2 ये रहा. फिर 1/2 माइनस ऑफ -3, 1/2 माइनस ऑफ -3 वो ये रहा. फिर से साइक्लिक ऑर्डर, m3 माइनस m1 हो रहा है ना, तो -3 -4 वो ये रहा. तो अगर आप इस फैशन में चलोगे और ये चीज अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, और जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आंसर भी वही आएगा विदाउट ड्रॉइंग दिस फोटो. वैल्यूज तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के आप दिख भी जाएगा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी -1. tan इनवर्स ऑफ -1 विल बी 3π/4. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा. अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.